करण जौहर डेस्परेट है बॉलीवुड में रेलेवेंट रहने के लिए। That you can hate me for, I'm okay as long as you're talking about. For heaven's sake, don't ignore. Don't be indifferent to me because I don't like not being a topic of conversation. करण जौहर को आज सब बॉलीवुड की गॉसिप बुआ, नेपोटिज्म का फाइनल बॉस या फिर बॉलीवुड मूवी माफिया के नाम से बुलाते हैं। एंड ये बात सच भी है कि बॉलीवुड में करण जौहर का इन्फ्लुएंस इस कदर है कि कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चाहे इंडस्ट्री का हो या आउटसाइडर, वो करण जौहर के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और वहीं इंडस्ट्री की बात करें तो स्टार किड्स के अलावा बड़े बड़े एक्टर्स, बॉलीवुड के सीनियर जर्नलिस्ट तक करण जौहर की सिर्फ तारीफ करते हैं। लेकिन अक्सर जनता के मन में एक सवाल आता है कि ये करण के प्रति उनके अफेक्शन के लिए कर रहे हैं या करण के खौफ में। नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो शुरुआत से ऐसी चीजें थी। और फिर चलो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, करण जौहर के बारे में ज्यादा नहीं कहना। अपने 25 सालों के बॉलीवुड के बहुत ही इलस्ट्रियस करियर में करण जौहर ने 50-60 मूवीज प्रोड्यूस या डायरेक्ट करी है। बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स दी, बहुत सारे स्टार किड्स को अपनी प्रोड्यूस करी हुई मूवीज में सक्सेसफुली लॉन्च करा। इनफैक्ट देयर हैज बीन अ रनिंग जोक कि अगर एक अच्छा बॉलीवुड करियर चाहिए तो ऑल यू नीड टू डू इज करण के आगे आके झुक जाना। According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. किसी भी और प्रोड्यूसर के मुकाबले में करण जौहर हैज बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि करण जौहर के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्रोड्यूसर यश जौहर के इकलौते बेटे होने के बावजूद करण जौहर वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे। I never thought I would do this. Films were always a very far away thought. एक टाइम था जब करण जौहर बॉलीवुड को क्विट करके जाने वाले थे एंड अगर उस दिन आदित्य चोपड़ा ने उनकी बात को इग्नोर ना किया होता तो हो सकता है करण जौहर आज इंडस्ट्री में नहीं होते। वहीं फिर आज करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है जो यश जौहर ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन जितनी सक्सेसफुल करण जौहर की प्रोफेशनल लाइफ रही है, करण खुद बताते हैं कि कितनी अनलकी, अनसक्सेसफुल उनकी पर्सनल लाइफ रही है। There's a lot of success professionally. There's a lot of failure personally. He always felt a need to put a mask on. Like I'm always putting on this act of being this happy person with a sense of humor, with a certain flamboyance, with a certain kind of vibe. Sometimes I don't believe is really me. I think I'm putting it on all the time. I'm play acting myself. एंड इस वीडियो की रिसर्च करते हुए, उनकी किताब को पढ़ने के बाद, उनके इंटरव्यूज देखने के बाद, बॉलीवुड में, बॉलीवुड के बाहर उनके बारे में क्या क्या बातें बोली जाती हैं, करण का खुद का पर्सपेक्टिव जान के कुछ बहुत बड़े सवाल जो करण जौहर के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव तुम्हें देंगे, इस वीडियो में हम आंसर करेंगे। जैसे क्यों करण जौहर तुम्हें अपने आप से बिल्कुल अलग या फिर जुदा से लगते हैं, क्यों करण जौहर इनफिडेलिटी को एंडोर्स करते हैं, क्यों करण द कॉन्सेप्ट ऑफ लव को लेकर अपनी मूवीज में इतने सिनिकल हैं, किस हद तक करण जौहर अपनी रेलेवेंस, डोमिनेंस और पावर बनाने के लिए जा सकते हैं, क्यों करण जौहर इतने मैनिपुलेटिव हैं एंड क्या है वो साइड करण जौहर का जो दुनिया के सामने शायद कभी नहीं आता। एंड इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े, बताना जरूरी है कि इस वीडियो का उद्देश्य करण जौहर को अच्छा या बुरा दिखाना नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्सर करण जौहर को सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जाता है, ये एक अटेम्प्ट है उनकी पर्सनालिटी को, उनकी रेलेवेंस को, उनके इम्पैक्ट को एक अलग नजरिए से समझने का। तो अगर तुम ऐसे साइकोलॉजिकल डीप डाइव में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो हम हर हफ्ते लेके आते रहते हैं। एंड नाउ समझते हैं हाउ करण जौहर बिकेम बॉलीवुड्स डार्लिंग। इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि करण जौहर का जीवन मेरे तुम्हारे जीवन से बहुत अलग है, लेकिन ऐसा बॉलीवुड में आने के बाद से ही नहीं, करण जौहर के साथ बचपन से है। एंड सरप्राइजिंगली करण जौहर का बचपन बॉलीवुड में पैदा होने वाले बच्चों से भी अलग था। जैसे फॉर एग्जांपल करण जौहर इज एन ओनली चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स एंड अपनी किताब में वो बताते हैं कि कैसे सिबलिंग्स का ना होना उनके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं था। फॉर मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड ही हैड अ हार्ड टाइम बॉन्डिंग विद चिल्ड्रन जो उनकी खुद की उम्र के आसपास के थे। करण का अपने वेट को लेकर, अपनी फेमिनिन साइड को लेकर, अपने शाय और इंट्रोवर्टेड नेचर को लेकर हमेशा से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था। इनफैक्ट करण जौहर को स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कतें होती थी क्योंकि वो इंटरव्यूज में चुपचाप खड़े हो जाते थे। ओवरवेट, एंटी सोशल होने के कारण वो किसी स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाते थे। कभी बच्चे उन्हें फैटी बोलते थे, कभी पैंसी बोलते थे। लेकिन इस सिंगल चाइल्ड और अकेलेपन का फायदा करण जौहर को एक एस्पेक्ट में हुआ कि उनके अंदर डेवलप हो गई एक एबिलिटी लोगों को सुनने की, उनको समझने की। करण बिकेम अ ग्रेट लिसनर
और लोगों की लाइफ स्टोरी सुनने में उन्हें बहुत मजा आता था। फैमिली की स्टोरी, सिबलिंग राइवलरीज, अच्छी बुरी बातें, कुछ भी जो इंटरेस्टिंग मिलता था करण को जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। करण की उम्र के बच्चे जब फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे होते थे तो करण को अपनी लड़कियों दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड करने में मजा आता था। एंड दे यूज्ड टू लाइक हिज कंपनी एज वेल बिकॉज़ करण मेड देम फील कंफर्टेबल। अच्छे स्कूल में इंटरव्यू ना मिलने के कारण करण जौहर के फादर ने उनका एडमिशन एक कोएड स्कूल में कराया कॉल्ड द ग्रीन लॉन्स, एंड वहां करण जौहर को मिला अपना पहला अच्छा दोस्त अपूर्व मेहता। एंड अपूर्व मेहता प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन करण's लाइफ। ही मेड करण सोशल। वैसे तो करण की फैमिली में उनके मम्मी पापा ही थे, लेकिन करण के ऊपर उनकी आंट का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था, क्योंकि करण की आंट्स काफी स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड और मॉडर्न रहती थी, अच्छे से बोलती थी, अच्छे से घूमती थी, और ये सब करण जौहर को भी बहुत फैसिनेटिंग लगता था। एंड आर्ट और ग्लैमर का शौक करण जौहर को उन्हीं की वजह से लगा। एंड अपने स्कूल के दौरान ही करण जौहर को रियलाइज हो गया कि उनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ग्रीन लॉन स्कूल में एक इंटरैक्ट क्लब होता था जहां पे डिबेट, थिएटर, एलोक्यूशन, ड्रामा सब इंक्लूडेड होता था। करण ने उस क्लब को ज्वाइन करा, जिसके चलते उन्हें चूज करा गया अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटर स्कूल कंपटीशन में, जहां पे दूसरे बड़े बड़े स्कूल से लोग आए थे। अच्छे लेवल का कंपटीशन सेट था। करण जौहर को टॉपिक भी मिला, हाउ ड्रग्स वर बैड फॉर द सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट, जिसको अच्छे से उन्होंने अपनी राइटिंग के शौक की वजह से लिखा, परफॉर्म करा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड टू हिम करण जौहर उस कंपटीशन को जीत गए। एंड दैट वन इंस्टेंस सडनली चेंज्ड हिज लाइफ। करण जौहर बिकेम अ स्टार, क्योंकि जो करण जौहर स्पोर्ट्स में नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने स्टेज पर कर दिखाया। उनके खुद के शब्दों में ही बिकेम द मोस्ट पॉपुलर किड इन क्लास। हिज पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज्ड। सब उनसे बात करना चाहते थे, सब उन्हें पार्टी में बुलाना चाहते थे। ही बिकेम मोर फ्रेंडली। एंड इवन दो ओवरवेट और हल्के फेमिनिन नेचर की इनसिक्योरिटी अभी भी थी, लेकिन पॉपुलैरिटी के चक्कर में वो इनसिक्योरिटीज थोड़ी डाइल्यूट होनी शुरू हो गई। एंड ये इनसिक्योरिटी दोबारा तब उठी जब करण जौहर को पहली बार एक सीरियल में एक्ट करने का मौका मिला, जिसका नाम था इंद्रधनुष। इसी सीरियल में करण जौहर पहली बार शाहरुख खान से भी मिले थे। इस सीरियल के दौरान एक दूसरे एक्टर ने करण को साइड में ले जाकर ये बोला कि उसकी एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन उसके हैंड जेस्चर्स बहुत एफेमिनेट है। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे वो एक्टिंग करेंगे तो। एंड ये बात फिर करण के साथ स्टिक कर गई। अगली बार जब उन्हें दोबारा एक्टिंग के ऑफर्स मिले तो उन्होंने सारे मना कर दिए। कॉलेज के दौरान भी करण ने अपनी वॉइस को बेटर करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया था, क्योंकि करण को स्टार्टिंग से ये लगता था कि उनकी इस इनसिक्योरिटी को कोई समझ नहीं पाएगा और वो उस इनसिक्योरिटी के चक्कर में और दबते चले जाएंगे। I actually took baritone classes. This gentleman taught me how to make my voice more baritone, to express myself, speak and sound like a man. एंड शुरुआत से ही करण को हिंदी मूवीज, हिंदी गानों में बहुत शौक था। Unlike what you would expect, करण जौहर इंग्लिश गाने सुनना पसंद नहीं करते थे। I don't listen to English music at all. I'm a Hindi film music fan. I can't bear the sound of English music. लेकिन जहां उनकी अच्छी कॉलेज लाइफ चल रही थी अपने दोस्त अपूर्व के साथ, अपने ग्रुप के साथ, वहीं यश जौहर की प्रोफेशनल लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी, क्योंकि उस समय यश जौहर की प्रोड्यूस करी गई 4-5 फिल्में लगातार फ्लॉप गई और करण को अपने फादर का मोरल ड्रॉप होता भी दिख रहा था, जिसके चलते करण की मम्मी ने उनको इस बात तक के लिए मना लिया था कि करण का करियर वो किसी एक्सपोर्ट कंपनी या किसी नॉर्मल जॉब में बनाएंगे। द मूवी इंडस्ट्री वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर करण जौहर एट ऑल। एंड आगे चल के ये बात हम करेंगे कि करण जौहर ने कैसे धर्मा प्रोडक्शंस को एक सक्सेसफुल बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस में बदल दिया, लेकिन करण जौहर की इस कहानी से इतना तो समझ आ गया कि एक चीज करण जौहर को अगर चाहिए अपने जीवन में तो वो है लोगों की वैलिडेशन। एंड यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी ऑफ टेकिंग ओवर बॉलीवुड। कॉलेज खत्म होने के बाद ही करण जौहर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर के बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, लेकिन एक ऑफिस में एक जगह डेस्क पर बैठना उन्हें मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि वो बेटर काम कर पाएंगे किसी क्रिएटिव फील्ड में। एंड यश चोपड़ा, जो उनके फादर यश जौहर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उन्हीं के थ्रू करण जौहर मिले आदित्य चोपड़ा से। आदित्य और अनिल, जो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के बेटे थे, वो मूवीज को लेकर बहुत ऑब्सेसिव रहते थे और करण जौहर भी उन्हीं की कंपनी में रहते थे। कौन सी मूवी कितना बिजनेस कर गई, कौन सी हिट गई, कौन सी फ्लॉप गई, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म फ्रेटर्निटी, ये सारे डिस्कशंस करण जौहर के सामने हुआ करते थे। अब करण जौहर को तो उनकी मम्मी ने फिल्म के बिजनेस से बहुत दूर रखा था, लेकिन अचानक से ये नए दोस्त बनने के कारण करण के अंदर के क्रिएटिव को सेटिस्फैक्शन सी मिलने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे डिस्कशंस बढ़े, आदित्य और अनिल को भी ये रियलाइज हो गई कि करण जौहर जो फिल्म इंडस्ट्री से इतने डिटैच थे, उसके बावजूद वो कितने नॉलेजेबल थे मूवीज को लेकर। एंड इसी टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हायर करा। करण ने इससे पहले किसी फिल्म स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ली थी, ना ही अपने फादर के प्रोडक्शन हाउस में हाथ बटाया था। I never went to film school. I never assisted on anything else. शेड्यूल्स, प्लानिंग, प्रेपिंग सब करण जौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड पहला दिन ही करण जौहर का इतना खराब रहा कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। एंड जब नेक्स्ट डे करण जौहर गए आदित्य चोपड़ा के पास ही बताने के लिए कि वो क्विट करना चाहते हैं, आदित्य चोपड़ा ने उनकी बात सुनी तक नहीं, क्योंकि वो उस दिन बहुत बिजी थे। करण को मौका ही नहीं मिला बताने का, एंड अचानक से उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई। एंड समहाउ दिस क्लिक्ड विद हिम। करण के डिजाइन किए गए कॉस्ट्यूम्स सेट पर सबको बहुत इंप्रेसिव लगते थे। बाद में अपनी पैम आंटी के थ्रू करण जौहर ने और मूवीज पर एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया, एंड साथ ही में मूवी कैसे डायरेक्ट करी जाती है वो सीखना शुरू किया। एंड जैसा हम सबको पता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस। एंड इसी मूवी के चक्कर में शाहरुख खान और काजोल करण जौहर के बहुत अच्छे दोस्त बने। एंड सिर्फ वही नहीं, साथ ही में शाहरुख खान की वाइफ गौरी भी करण जौहर की क्लोज फ्रेंड बन गई। एंड करण जौहर ने खुद बताया कि शाहरुख खान वाज द फर्स्ट पर्सन दैट मेड हिम फील कंफर्टेबल अबाउट हिज ओन ओरिएंटेशन। The first person that made me feel that I was okay was शाहरुख खान। एंड यही वो पॉइंट था जब करण जौहर ने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, अ होल पर्सन कंसिडर करना शुरू करा। करण जौहर के दिमाग में कोई थॉट नहीं था मूवी डायरेक्टर बनने का, पर जब शाहरुख खान ने उन्हें खुद बोला कि मैं तुम्हारी मूवी में रोल करने के लिए तैयार हूं, Shahrukh looked at me and said that you should be a director. And I said, yeah, maybe in 6-7 years. He said, no, now, right after this. And if you do it, I'll be in your first film. एंड ये जानना बहुत जरूरी है कि इस समय तक शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान बन चुके थे, एक सुपरस्टार थे। एंड तब भी वो तैयार हो गए थे एक नए डायरेक्टर के साथ अपने स्टारडम को रिस्क करने के लिए, जिसकी देखा देखी काजोल भी करण जौहर की पहली मूवी में एक्ट करने के लिए तैयार हो गई। Shahrukh looked at Kajol and said, I just told Karan he should be a director and I'll do his first film. And she's like, yeah, you're doing it, even I'll do it. एंड फाइनली जब आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को रियलाइज कराया कि उनकी कॉलिंग ही मूवीज है, that is when he decided to get into direction. And 1998 में करण जौहर ने शाहरुख खान और काजोल के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंदर बनाई अपनी पहली मूवी कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। एंड टू सरप्राइज कुछ कुछ होता है एक बहुत बड़ी हिट बन गई, इतनी कि उस एक मूवी ने करण जौहर की फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, धर्मा प्रोडक्शन की बुरी स्थिति को पूरा पलट दिया। Then I had to call Adi. He said, what's the most expensive thing you want to buy? I said, I want to move to a bigger house with mom and dad. So he says, you know what, come back to Bombay and buy the biggest house because your movie is a blockbuster. करण जौहर ने बड़ा अपार्टमेंट ले लिया, नई गाड़ियां ले ली, एक ड्राइवर रख लिया, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियां ले ली। एंड दिस मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ लैंडमार्क फॉर करण जौहर, क्योंकि इसी के दम पर उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर को एस्टैब्लिश करा। कुछ कुछ होता है के बाद करण जौहर ने अपने खुद के क्लोज में रहने वाले इंडस्ट्री के बड़े और छोटे एक्टर्स को अपनी मूवीज में कास्ट करना स्टार्ट कर दिया। कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, काल जैसी मूवीज करण ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस करी। करण की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मूवीज का क्रिएटिव साइड देखने के लिए थी। एंड जब 2004 में उनके फादर यश जौहर की डेथ हो जाती है, तो वो करण जौहर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि यश जौहर के साथ करण जौहर बहुत क्लोज थे। एंड यश जौहर अपने बेटे की सक्सेस के लिए बहुत प्राउड फील करते थे। वो सोचते थे कि मुझसे बेटर ना कोई लुकिंग है, ना कोई बेटर डायरेक्टर है, ना कोई बेटर राइटर है, ना कोई बेटर इंसान है। वो मेरे सबसे बड़े फैन थे। एंड ये सेटबैक बिजनेस एस्पेक्ट से भी था, क्योंकि यश जौहर के जाने के बाद करण के जान पहचान में, उनके क्लोज में, प्रॉक्सिमिटी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो धर्मा प्रोडक्शंस का ध्यान रख सके। एंड क्योंकि करण जौहर को फिल्म मेकिंग की बिजनेस एस्पेक्ट की समझ नहीं थी, इसीलिए अपनी हेल्प के लिए उन्होंने अपने स्कूल के पुराने दोस्त अपूर्व मेहता को बुला लिया। That time, I just contacted my best friend from school, Apurva. एंड तब से लेकर अब तक अपूर्व धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ हैं। प्रोडक्शन का, मूवी के बिजनेस एस्पेक्ट्स का, कमर्शियल एस्पेक्ट्स का ध्यान अपूर्व रखते हैं, वहीं मूवी के क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स के ऊपर करण जौहर का कंट्रोल रहता है। यश जौहर के गुजर जाने के बाद करण जौहर ने अपनी मूवीज के थ्रू लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया जो या तो सोसाइटी में एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स फैलाते हैं या फिर टबू हैं, लेकिन करण की पर्सनल लाइफ से वो किसी ना किसी तरह ताल्लुकात रखती हैं। जैसे 2005 में आई मूवी कभी अलविदा ना कहना, मैरिटल डिस्कॉर्ड और इनफिडेलिटी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। एंड इस मूवी को देखने वाले लोगों के बीच में ना बहुत ही पोलराइज्ड रिएक्शंस रहते हैं। कुछ लोग या तो इससे रिलेट करते हैं, वहीं कुछ के लिए ये मूवी चीटिंग जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती है। मैं कुछ इंटीमेट सा बनाना चाहता, ह्यूमन ड्रामा, थिंक दैट समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू, आई कैन आइडेंटिफाई विद एंड अ स्टोरी आई लाइक टू टेल। एंड करण जौहर ने ये रियलाइज कर लिया था कि अगर उनके फादर जिंदा होते तो शायद ऐसी मूवी के लिए अप्रूवल नहीं देते, लेकिन क्योंकि करण जौहर अपने आसपास
पास इनफिडेलिटी को बहुत कॉमनली देखते थे, उन्होंने इसके ऊपर मूवी बनाना बहुत जरूरी समझा। इसके बाद 2008 में आई दोस्ताना। ये भी टिपिकल इंडियन सेटिंग्स के स्टीरियोटाइप्स के रिलेशन को चैलेंज करती है, लेकिन ये भी ऐसा टॉपिक रहा है जिससे करण जौहर बहुत क्लोजली एसोसिएट करते हैं। या फिर 2010 में आई माय नेम इज खान, जो करण ने उस समय बनाई थी जब 9/11 के बाद पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ चुका था। एंड सिंस शाहरुख, सलमान, आमिर बहुत क्लोज रह चुके हैं करण जौहर के, इट मेड सेंस दैट ही वुड लेट हिज थॉट्स आउट थ्रू दिस मूवी। एंड ये ध्यान करो कि बचपन में जहां करण जौहर को खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती थी, उन्होंने उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए अनअशेमेडली, एकदम डंके की चोट पर एक्सप्रेस करने के लिए मूवीज का सहारा लिया। लेकिन जो डायरेक्शन की जो कीड़ा है, जो उसका जो असर है दिल पे, जहन पे, दिमाग पे, वो उसकी बातें कुछ और है, उसकी खुशबू कुछ और है। जैसे 2016 में आई ए दिल है मुश्किल, करण की लाइफ की सबसे ज्यादा पर्सनल फिल्म रही है। अपेरेंटली, जैसा वो खुद बताते हैं, उनकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कुछ खास सक्सेसफुल नहीं थी। There's a lot of success professionally. There's a lot of failure personally. He fell in love twice, लेकिन दोनों ही बार करण की साइड से एक वन साइडेड प्यार सा था। एंड ए दिल है मुश्किल was a movie for him to vent out the burden of heartbreak, जो वो बहुत सालों से कैरी कर रहे थे। It was cathartic for me to tell that story. लेकिन जहां मूवीज के थ्रू करण ने अपने क्रिएटिव थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखा, उनकी सक्सेस के थ्रू करण ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। शाहरुख खान का फेम एंड रेलेवेंस, सलमान खान का डोमिनेंस, कुछ हद तक वो चीजें हैं जो करण जौहर ने अपने लाइफ में, अपने खुद के करियर में बहुत सक्सेसफुली इम्बाइब कर ली। जैसे सलमान खान जाने जाते हैं बॉलीवुड में कई लोगों का करियर बनाने या बिगाड़ने के लिए, जैसे ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, जरीन खान, सोनाक्षी सिन्हा, सूरज पंचोली, वैसे ही प्रोड्यूसर्स में करण जौहर जाने जाते हैं अपनी मूवीज के थ्रू स्टार किड्स का करियर बनाने के लिए, जैसे आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, वरुण धवन, जानवी कपूर, ईशान खट्टर, सनाया कपूर। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि करण जौहर ऐसा करते क्यों है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ऐसा करने से करण जौहर की बॉलीवुड में रेलेवेंस खत्म नहीं होती। इनफैक्ट आयुष्मान खुराना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो इंडस्ट्री में नए आए थे, करण जौहर के साथ काम करना चाहते थे, तो उन्हें धर्मा प्रोडक्शन ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो सिर्फ स्टार किड्स के साथ काम करते हैं। Called up Dharma Productions. Like when I talked to Mr. Karan Johar sir, they were like, we don't audition outsiders. एंड करण जौहर की रेलेवेंस कितनी ज्यादा थी, उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा था, उनका इन्फ्लुएंस कितना बॉलीवुड के अंदर तक था, हमें जाना पड़ेगा करण जौहर की सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी कॉफी विद करण पे। अब भले ही हाल ही के कॉफी विद करण के सीजन्स कुछ बेकार हो, लेकिन जिन लोगों ने इस शो को शुरुआत से फॉलो किया है या फिर शुरुआत के एपिसोड्स देखे हैं, उनको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि जैसे करण ने पहले बताया था कि उन्हें बचपन में गॉसिप करना पसंद था, उनकी वो पर्सनालिटी सबसे अच्छे से निकल कर आती है कॉफी विद करण में। 2004 में, जिस साल करण के पापा की डेथ हुई थी, करण जौहर ने शुरू किया अपना टॉक शो कॉफी विद करण। उनका रीजनिंग बहुत सिंपल थी, उन्हें लोगों से बात करना पसंद है, बॉलीवुड में उनके रिश्ते नाते अच्छे हैं, उन्हें लोगों की निजी लाइफ में जानकारी रखने की दिलचस्पी है, तो उससे पैसा क्यों ना कमाया जाए। एंड कॉफी विद करण का सेटअप बहुत सिंपल था, आप हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को लेके आओ, उनकी लाइफ के बारे में, कंट्रोवर्सीज के बारे में, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करो, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत फ्रेंडली या फिर कंफर्टेबल हो। एंड क्योंकि इस देश में हमेशा से लोगों को बॉलीवुड में, सेलिब्रिटीज में, स्टार्स में इंटरेस्ट रहा है, कॉफी विद करण एक इंस्टेंट हिट बन गया। एंड एपिसोड दर एपिसोड, सीजन बाय सीजन, कॉफी विद करण लोगों का गिल्टी प्लेजर बनता चला गया। इसका रीजन ये भी था कि कॉफी विद करण इकलौता ऐसा शो था जो बढ़ते इंटरनेट कल्चर में, सेलिब्रिटी कल्चर में, पॉडकास्ट कल्चर में ऐसा शो था जो सेलिब्रिटीज से खुलकर किसी भी बारे में सवाल जवाब कर सकता था। एंड करण ने एडमिट भी करा हुआ है कि उनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई जर्नलिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो फन, फ्रिवलस, डीप एंड फ्रीली इनफॉर्मल हो सके बॉलीवुड गेस्ट के साथ इस इंडस्ट्री में। It captures a conversation that you don't hear in another interview. लेकिन सालों साल जैसे शो के एपिसोड्स आने के बाद कंट्रोवर्सियां जनरेट होने लगी, शो पर आने वाले सेलिब्रिटीज के मन में, व्यूअर्स के मन में ये समझा जाने लगा कि करण खुद तो सेलिब्रिटीज को, गेस्ट को केयर फ्री करवा देते हैं, लेकिन उनसे सवाल ही ऐसे पूछते हैं जिसके चक्कर में और कंट्रोवर्सीज होंगी। एंड कॉफी विद करण का एक आइकॉनिक एपिसोड जहां कंगना रनौत खुद शो पर आई थी, उन्होंने बोला था कि करण जौहर फीड्स वर्ड्स इन पीपल्स माउथ। So he asked her that, so he's putting words in her mouth. और कहीं ना कहीं ये सही भी है। जब दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर के एपिसोड के बाद कंट्रोवर्सी हुई थी, तो यू कुड नोटिस कि करण जौहर, जिनको शायद पता होगा कि उनकी रिलेशनशिप कितनी टुमल्टस रही है, वो जानबूझकर रिलेशनशिप्स पे एक टाइमलाइन, एक डेट, एक स्टैंप लगा रहे थे। How long was the gap between the first time you met and you started kind of dating officially?
The next day? no gap. Was there a point where you discussed that you all are now in a relationship? No. दीपिका पादुकोण के ऊपर एक प्रेशर सा डाल रहे थे कि वो सच्चाई बताएं ताकि रणवीर सिंह को बुरा लगे। So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. करण जौहर जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्शियल सेंसिटिव टॉपिक्स पर सवाल करते हैं जिनके बाद कंट्रोवर्सीज होती हैं, खासकर तब जब बातें सेक्सुअल लाइफ के ऊपर, एक इंटीमेट लाइफ के ऊपर आती हैं। Now it's time to talk about sex. करण जौहर बहुत बदनाम है और सेलिब्रिटीज की इंटीमेट पर्सनल सेक्स लाइफ में घुसने में, जबकि वो अपनी खुद की लाइफ में बहुत डिफेंसिव है। Why should I talk about my personal life? Nobody knows what I stand for in terms of my personal life, and I like to keep it that way. क्योंकि उन्हें यह समझ है कि एक आम जनता के लिए सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वो सामने वाले इंसान को जज करेंगे, लेकिन अपने शो पर आने वाले गेस्ट्स के लिए वो इतने कंसिडरेट नहीं है। एंड करण जौहर की बढ़ती उम्र, उनके शो की गिरती पॉपुलैरिटी के बीच में सबसे कॉमन सवाल लोगों के मन में यही आता है कि करण जौहर खुद 50 साल से ऊपर होने के बाद अपने से 30 साल छोटे लोगों की लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में क्यों इंटरेस्टेड है। जैसे जब शाहिद और कंगना की मूवी केमिस्ट्री पर बात आई थी, तो जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा, जैसे एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए जब वो शाहिद से कंगना की सेंसुअल केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे कि क्या शाहिद की वाइफ इससे खुश है या नहीं। When I see the promos, it looks deeply sensual, your dynamic with Kangana. Yeah, I mean, we're freshly of a new marriage, that must have been challenging as well. And then he also knows how to cover himself up for it. When I saw your dynamic with Saif in the film, it's like restrained sexiness. And with you, there's kind of abandoned sexiness. So it's kind of exciting. I'm dying to see it. In fact, कंगना से भी करण जौहर बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या इंडस्ट्री ने उनके तरफ बदसलूकी करी है, इन दी होप कि वो कुछ ऐसा जवाब देंगी जिससे कंट्रोवर्सी होगी, एंड ऐसा ही हुआ भी। एंड सबसे मजे की बात यह है कि करण जौहर इस बात से पूरी अच्छी तरह से रूबरू है, क्योंकि जब कंट्रोवर्सीज होती हैं तो करण जौहर को कोई बुरा भला नहीं बोलता, सिर्फ गेस्ट के पीछे ऑडियंस बढ़ती है, सिर्फ गेस्ट की बदनामी होती है। कंगना, रणवीर, दीपिका, आलिया, करीना, इमरान हाशमी, तुषार कपूर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को ऑडियंस ने क्वेश्चन करा था जब उन्होंने कॉफी विद करण पर कुछ ना कुछ की क्वेश्चन का जवाब दिया था। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जब सब जानते हैं कि करण जौहर के शो पर जाने के बाद, उनसे एसोसिएट होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स, कंट्रोवर्सीज होंगी, तो फिर लोग करण जौहर के साथ उनकी पर्सनल कैपेसिटी में, शो की कैपेसिटी में एसोसिएट करते ही क्यों हैं? एंड दिस इज वेयर वी गेट टू सी द डार्क साइड ऑफ करण जौहर। कंगना रनौत के अलावा हार्डली ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसने करण जौहर को आउटराइट कॉल आउट करा है, एंड उसका अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ये हुआ कि कंगना रनौत को बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा। एंड अनसरप्राइजिंगली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब करण जौहर ने बॉलीवुड से किसी को बाहर निकलवा दिया हो। जैसे अर्ली 2000s में प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान की ऑन सेट केमिस्ट्री मूवीज में बहुत अच्छी चल रही थी, वहीं उनके अफेयर की खबर भी सामने आने को मिल रही थी। लेकिन सिर्फ कुछ सालों में प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में मूवीज में कम से कम देखा जाने लगता है, एंड बॉलीवुड में एक अच्छा करियर एस्टैब्लिश होने के बावजूद वो इंडिया छोड़कर चली जाती हैं, दोबारा से हॉलीवुड में स्ट्रगल करते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया गौरी खान और करण जौहर को। बताया जाने लगा कि वो गौरी खान ही थी जिसने करण जौहर से प्रियंका को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से बॉयकॉट करवाया। एंड इट मेड सेंस कि ऐसा हो सकता है क्योंकि करण ने खुद बताया है कि शाहरुख से ज्यादा अच्छी दोस्त उनकी गौरी खान है। I'm actually closer to his wife, Gauri. ये बातें और कंफर्म हो गई जब हाल ही में प्रियंका ने बताया कैसे उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स चलाई जा रही थी और उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था। I was being pushed into a corner in the industry. एंड आज की तारीख में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस और YRF ही हैं, जहां दोनों आदित्य चोपड़ा और करण जौहर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एंड दे बोथ हैव द पावर टू डिसाइड कि इंडस्ट्री में कौन रहता है और कौन नहीं। करण ने तो इस बात को खुद ही कन्फेस कर दिया था जब उन्होंने बोला था कि वो अनुष्का शर्मा के करियर सैबोटाज करने वाले थे क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था कि अनुष्का कुछ अच्छा कर पाएंगी। I totally wanted to completely murder Anushka Sharma's career. लेकिन जब बाद में ही रियलाइज तो उन्होंने जाके अनुष्का से अपोलोजाइज भी करा। And I felt like I owed her an apology and a compliment. एंड तुम्हें हो सकता है ये इकलौता एग्जांपल लग रहा हो जो सामने आया था, लेकिन दिस इज प्रोबेबली द रीजन जो लोग करण जौहर के बारे में इंडस्ट्री के बाहर आके कुछ बुरा नहीं बोलते। जैसे कार्तिक आर्यन के केस में देखा गया, जब उनको दोस्ताना 2 से ड्रॉप कर दिया गया, रूमर्स आई कि उनके करण जौहर की लड़ाई हुई, लेकिन कार्तिक आर्यन आज तक करण जौहर के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, जस्ट फॉर द रीजन कि वो करण जौहर की हिट लिस्ट पर नहीं आना चाहते हैं। मैं सर उसके बारे में आज तक डिस्कस नहीं किया हूँ, मैं तब भी साइलेंट था, आज भी साइलेंट हूँ उन बातों में। एंड सिर्फ करियर ही नहीं, करण जौहर के ऊपर पूरी की पूरी मूवी सैबोटाज करने के भी इल्जाम है। जब अजय देवगन ने खुद ट्वीट्स करके प्रूफ दिया था कि करण जौहर ने कमाल आर खान को 25 लाख रुपए दिए थे करण की मूवी ए दिल है मुश्किल के बारे में अच्छा बोलने के लिए,
और अजय की मूवी शिवाय को बैड लाइट में दिखाने के लिए। जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। लोगों को मैनिपुलेट करके कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, अपने शो की पॉपुलैरिटी के लिए लोगों के मुंह में शब्द डालना, आउटसाइडर्स का करियर सैबोटाज करना, उन्हें इंडस्ट्री में बुली करना, उनके खिलाफ पेड ट्वीट्स करवाना, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इस सब के लिए करण जौहर इन्फेमस है। लेकिन करण जौहर ऐसा करते क्यों हैं? उनके बचपन से इसका क्या रिश्ता नाता है, ये समझना भी जरूरी है। करण की डेस्परेशन, ये रेलेवेंस और वैलिडेशन के लिए हम वापस जा सकते हैं उनके बचपन में, जहां विनिंग दैट फर्स्ट डिबेट कंपटीशन वाज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर हिम। एंड कई महीनों उस वैलिडेशन ने करण के अंदर जो इनसिक्योरिटी थी उनकी फेमिनिन साइड को लेकर, उनके इंट्रोवर्टेड नेचर को लेकर, वो सप्रेस कर दी। बट कहीं ना कहीं एक नई इनसिक्योरिटी को भी जन्म दे दिया, जहां करण जौहर हैड टू बी रेलेवेंट इन द पब्लिक स्पेस, हैड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एट ऑल टाइम्स। फिल्म मेकर होने के बावजूद भी जिसका मेजर काम ज्यादा से ज्यादा समय कैमरा के पीछे होता है, इट प्रूव्स द फैक्ट क्योंकि करण जौहर फेल्ट द नीड एंड द डेस्परेशन टू कम आउट एंड हैव पीपल टॉक अबाउट इट। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जो करण जौहर को बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो है अकेला रहना। He just needs people around him all the time. एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि करण जौहर ने अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने स्ट्रगल्स के बावजूद जो एम्पायर खड़ा करा है पब्लिक स्पेस में, वो कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जो बात करण जौहर शायद नहीं समझ पाए, जो शायद उनकी ऑडियंस नहीं समझ पाई, वो ये कि लोग करण जौहर के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन ना ऑडियंस करण जौहर की उन दिक्कतों को समझ पाती है और ना करण जौहर अपनी ऑडियंस से कभी रिलेट कर पाते हैं। वरना क्यों ही करण जौहर बॉलीवुड के बाहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कंसिडरेट नहीं है? या फिर क्यों करण जौहर को लगता है कि इनफिडेलिटी जितनी शायद बॉलीवुड में कॉमन है उतनी दुनिया में भी है? वहीं जनता को शायद ये समझ नहीं आ सकता कि करण जौहर जो भी चीजें प्रोजेक्ट करते हैं अपनी मूवीज के थ्रू, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंस उनकी ऑडियंस के, बॉलीवुड देखने वाली ऑडियंस से बहुत अलग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो में बहुत सारे लोग ये उम्मीद करके आए होंगे कि करण जौहर के ऊपर रूमर्स, उनकी कंट्रोवर्सी, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ड्रग्स केस, नेपोटिज्म केस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो तो नजरिया तुम्हें हर जगह मिल ही रहा है। तो इसीलिए तुम इस डिस्कशन के बाद मुझे बताओ कि करण जौहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारे अंदर उनके पर्सनल पर्सपेक्टिव को देखने के बाद कोई एम्पैथी आई? क्या तुम करण जौहर को पसंद करते हो, नहीं करते हो? उनकी कौन सी मूवीज तुम्हें पसंद है? तुम बॉलीवुड के इस कल्चर के बारे में, जो नेपोटिज्म कल्चर, उसके बारे में क्या सोचते हो? इन सारी चीजों का जवाब मुझे कमेंट्स में दो। मैं सारे कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ जो अच्छे डिटेल डिस्कशन के लिए जागरूक रहते हैं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप टाइप्स की, इनको चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, and I will see you in the next one. Goodbye.